हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज इस समय आप फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऐसा थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना मेरे को, आप इस समय फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऑलराइट, ओके, तो टॉपिक को डिस्कस करते हैं बच्चों। आज लास्ट थ्योरेटिकल चैप्टर मतलब थ्योरेटिकल वीडियो होगा इस चैप्टर का। इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे। अपन ने इसके बीच में भी कुछ एक न्यूमेरिकल देखने की कोशिश की है, जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में समझने की हमेशा आवश्यकता रही, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर समझाया था। ऑलराइट, तो जो आज का और इस चैप्टर का सबसे एंड वाला पॉइंट है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए, दो तरीके का प्रेरण है, एक तो है स्वप्रेरण और एक है अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण में और स्वप्रेरण में क्या अंतर है, बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली है, उस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को चेंज करो तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मतलब उसी कुंडली में धारा जारी है और उसी में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। एक ही कुंडली का काम है, किसमें? स्वप्रेरण के अंदर। जब हम अन्योन्य प्रेरण की बात करते हैं ना बच्चों, उसके अंदर दो कुंडलियां होती हैं। एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीयक कुंडली। क्या सिनेरियो है यहाँ पर? आपको क्या करना है, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करनी है और परिवर्ती धारा प्रवाहित करवानी है। ठीक है, अब इस प्राथमिक कुंडली की परिवर्ती धारा के कारण द्वितीयक कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये वाली घटना जो है वो क्या कहलाएगी बच्चों? अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। इस बार विद्युत वाहक बल कहाँ प्रेरित हो रहा है? दूसरी कुंडली के अंदर। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, तो फिर वहाँ पर क्या बन जाता है वो बच्चों? अन्योन्य प्रेरण बन जाता है, और कुछ नहीं था। बहुत सिंपल सा काम है। देखिए, इसे डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पर। टॉपिक मैं लिख देता हूं, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, ये क्या चीज है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में एक कुंडली है जिसे हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। प्राथमिक कुंडली कौन सी होती है बच्चों? जिसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है। ये ध्यान में रखें। और इसका संबंध, प्राथमिक कुंडली का संबंध आप एक बैटरी से, एक कुंजी से और एक किससे? धारा नियंत्रक से कर सकते हैं। धारा नियंत्रक क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि हम धारा के मान को परिवर्ती बना सके। धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो धारा ऐसे जा रही है, यूं। ठीक है, ये ऐसा ही तो है। अब ये प्राथमिक कुंडली थी, इसे हम कौन सी कुंडली बोलेंगे? प्राथमिक परिपथ या फिर प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और अब इसी के पास में एक और कुंडली को रख दिया गया है। ये द्वितीय कुंडली है। द्वितीय कुंडली में हमने कोई बैटरी स्रोत नहीं लगा रखा, सिर्फ और सिर्फ एक क्या लगा रखा है बच्चों? गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को हम क्या करते हैं बच्चों? चेंज करते हैं, परिवर्ती करते हैं। लेट सपोज करो बढ़ा रहे हैं। इस केस में क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। किसको? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को हम बढ़ा रहे हैं। अगर धारा को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? देखो, धारा होने से मतलब धारा के बहने से इसके केंद्र से एक चुंबकीय क्षेत्र पास होगा, या इसके अक्ष से एक चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपको कुछ ऐसी जाती हुई दिखाई देंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी इससे।
ठीक है। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि हम इस प्राथमिक कुंडली में धारा को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा को बढ़ाते हैं तो फिर इसमें प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बना, वो परिवर्ती होता जा रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने के कारण ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं किससे गुजर रही है? आंसर है द्वितीय कुंडली से। किससे गुजर रही है? ये द्वितीय कुंडली से गुजर रही है। अब क्या हुआ? द्वितीय कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। कुल मिलाकर के द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे एक द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो हमने बोला कि फैराडे का नियम लगाओ, इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या फिर इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा की दिशा हम लेंज के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि पहली कुंडली में हमने क्या प्रवाहित कराई? परिवर्तित धारा प्रवाहित कराई। इस परिवर्तित धारा के कारण परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स बना। वो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स किससे गुजरा? आंसर है द्वितीय कुंडली से। तो हम कहते हैं द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ। द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ये जो घटना है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की, इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है। अब देखो मैंने धारा ऐसा बताई है तो इसमें भी धारा ऐसी ही बताई है। जब धारा बढ़ रही हो, किसमें? प्राथमिक कुंडली में। अगर धारा घट रही हो तो सिनेरियो ऐसे ही बनाओगे। धारा की दिशा अभी भी यही रहने वाली है, लेकिन धारा अब इसमें क्या हो रही है? घट रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स के घटने से अब इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा है वो मूल से चेंज हो जाएगी, इससे चेंज हो जाएगी। ठीक है। इस बार क्या होगा? इस बार ऐसे धारा बह जाएगी, विपरीत, जस्ट इसके पहले के इसके विपरीत धारा बहेगी। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि पहली कुंडली में धारा को परिवर्तित करने पर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। मैं परिभाषा लिख देता हूं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? जब किसी एक कुंडली अथवा परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या किया जाता है बच्चों? परिवर्तित किया जाता है। तब उस कुंडली अथवा परिपथ के निकट स्थित या निकटवर्ती कुंडली या फिर परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बच्चों? परिवर्तित होता है। अब हम द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की बात नहीं करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बच्चों? इस बार परिवर्तित होता है, जिसके कारण
द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों? उत्पन्न होता है। यह घटना ही क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? अन्योन्य प्रेरण। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि पहली कुंडली में धारा को चेंज करवाना है तो दूसरी कुंडली के अंदर क्या होगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। दूसरी कुंडली का फ्लक्स चेंज हुआ तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये घटना क्या बोल देंगे हम? अन्योन्य प्रेरण बोल देंगे। तो बहुत सिंपल सा था अन्योन्य प्रेरण, है ना। अगर स्वप्रेरण याद है तो अन्योन्य प्रेरण तो हो ही जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा था या फिर किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व पढ़ा था बच्चों, उसी तरीके से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी बात करेंगे। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में वो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर इसे अन्योन्य प्रेरकत्व भी आप कह सकते हैं। देखिए, ये क्या चीज़ है बच्चों? आपने धारा किस में बहाई? पहली में। तो पहली कुंडली में बहने वाली धारा को अपन लिखेंगे I1। ठीक है, और उसके कारण विद्युत वाहक बल किस में जनरेट हुआ? द्वितीय कुंडली में। या फिर चुंबकीय फ्लक्स किसका चेंज हुआ? द्वितीय कुंडली का चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है किस पर? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा पर। करता है, नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ से हम इसका पहला इक्वेशन देखेंगे। क्या भाई? वहाँ पर देखो आपने क्या लिखा था? फाई समानुपाती आई लिखा था, नहीं लिखा था कि प्राथमिक कुंडली में धारा चेंज करोगे तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है कब? जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, समझिएगा इस चीज को, कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा को क्या किया जाता है बच्चों? परिवर्तित किया जाता है। तो द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बच्चों? परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीय कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स था φ2 वो समानुपाती होना चाहिए प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 के। ठीक है, तो यहां पर हमें वही लिखना है। अतः द्वितीयक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स
प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब थोड़ा गौर करो, यहाँ पर φ2 समानुपाती है किसके, I1 के। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो एक नियतांक लगाऊंगा, यहाँ पर ये नियतांक m है, ये बात ध्यान में रखना। तो φ2 बराबर m/1। अगर आप अदर बुक्स उठा करके देखेंगे तो m को भी लिखने का तरीका है। ये m किससे लिंक्ड है, आंसर है द्वितीय कुंडली से, है ना। ये m किसका, द्वितीय कुंडली का। किसके कारण जनरेट हुआ, प्राथमिक कुंडली के कारण। तो इसे लिखा जाता है M21। अगर अदर बुक्स की बात करें तो RBSC में इसे सिर्फ और सिर्फ M ही लिखा गया है। इस M21 को पढ़ने का भी एक तरीका है, क्या भाई, द्वितीयक कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व किसके सापेक्ष, पहली कुंडली के सापेक्ष। इसे कैसे पढ़ेंगे, द्वितीय कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व पहली कुंडली के सापेक्ष, ऐसा पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, चलिए अभी मैं इसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, सिंपल ही कर लेते हैं ना भाई, खाएं को इसको रामायण को आगे चेंज करें। तो हमने बोला कि द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है m/1, जहाँ m क्या है बच्चों, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर परिभाषा देने का तरीका वैसा का वैसा है जैसा आपने स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी। याद आ रहा है क्या तरीका, दो तरीके बताए थे मैंने स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करने के। इसी तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व को भी हम दो तरीके से परिभाषित करेंगे। क्या है भाई, देखो तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो m है वो हो जाएगा φ2 बटा I1, ऐसा ही होगा। ठीक, वही वाली बात, क्या ये धारा के ऊपर निर्भर कर रहा है, पहली वाली धारा के ऊपर, आंसर है नहीं। ये बात ध्यान में रखना, जैसे स्वप्रेरकत्व धारा के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा था वैसे ही ये भी निर्भर नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए किन कारकों पे निर्भर करता है वो मैं बता दूंगा, हालांकि वैसा ही है जैसा स्वप्रेरकत्व वाला सीन था, फेरों की संख्या के ऊपर, आकार और आकृति या क्षेत्रफल के ऊपर, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल के ऊपर और दोनों के मध्य माध्यम पर। ऑल राइट, चलिए तो अपन वापस से इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि m को कैसे परिभाषित किया जाए। तो हम कह सकते हैं परिभाषा संख्या 1 जिसकी हम बात करेंगे, यदि क्या बच्चों, पहली कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, एकांक हो, 1 एम्पियर हो, तो उस स्थिति में दोनों कुंडलियों के मध्य का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा, संख्यात्मक रूप से। ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों, समझिएगा इसे लिखने का तरीका क्या है, लियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है जब प्राथमिक कुंडली में क्या हो बच्चों, प्राथमिक कुंडली में
एकांक परिमाण की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब पहली कुंडली के अंदर एकांक परिमाण की धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स या द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ही किसको बताता है? दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व को बताता है। ठीक है, ये बात तो ये को क्या है? पहली परिभाषा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, φ2 बराबर mi1 होता है। चलिए, अब अगर द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है तो विद्युत वाहक बल भी हम द्वितीय कुंडली का देखेंगे। कौन से नियम के अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, और फैराडे का नियम यूज करके हम द्वितीय परिभाषा की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं, दूसरी परिभाषा की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित किया है बच्चों? m से। जबकि स्वप्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल L से। ये चीज ध्यान में रखना। देखें तो इसकी दूसरी परिभाषा की हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमने लिखा फैराडे, समझिएगा इसको, फैराडे तथा किसके नियम से बच्चों? लेंज के नियम से। हाँ भाई, क्या कि द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या होना चाहिए बच्चों? तो डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, लेकिन फाई किसका? दूसरी कुंडली का ही। अब φ2 का मान हमें पता है, क्या भाई? अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, mi1। हाँ, यहाँ पे लेंज का नियम भी तो यूज़ कर रहे हैं तो माइनस का निशान आएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा, वो भी दूसरी कुंडली का, माइनस डी बटा डी टी, और φ2 की जगह लिख देते हैं mi1। चलिए, m एक नियतांक था, बाहर निकालें इसे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का m di1 बटा क्या बच्चों? dt। ठीक, ये सूत्र भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम दूसरी परिभाषा को लिखने का कोशिश करेंगे। क्या भाई? देखिए, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए? एकांक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगाया कंडीशन, क्या? यदि di1 बटा dt बराबर क्या हो? 1 एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसके बराबर होगा? स्वप्रेरकत्व के। मैंने देखो परिमाण लिखा है तो प्लस का लिख सकता हूँ, है ना? ये बात ध्यान में रखना। ठीक, तो अब इसे परिभाषा के रूप में डालो। कैसे भाई? किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के तुल्य होता है। परिमाण के तुल्य होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या होती है बच्चों? एकांक होती है। उसी स्थिति में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है? तुल्य होता है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल परिमाण रूप में दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व को
परिभाषित करता है या फिर प्रदर्शित करता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो सिंपल है। हालांकि मैं कहूँगा कि आप ये वाली लिख करके आएँ, ये ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी इसकी अपेक्षा में, याद करने में भी वो थोड़ी सिंपल है इसकी तुलना में। ठीक है, चलिए, लेकिन ये उतार लीजिएगा। ओके, चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम में हमने राशि के बारे में बात की थी, हमने उसका मात्रक देखा था, उसकी विमा देखी थी, किसकी बच्चों? स्वप्रेरण गुणांक की, स्वप्रेरकत्व की देखा था। अब भी हम यहाँ पर वही करेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो आप समझिए, m बराबर हमने क्या लिखा है? φ2/I1। तो ऊपर तो चुंबकीय फ्लक्स है और नीचे धारा है। सेम वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है जैसा किसका था? स्वप्रेरण का था, है ना? स्वप्रेरकत्व निकाला था आपने, तो है तो वैसा ही, फॉर्मूला तो वो का वही आ रहा है। फ्लक्स ऊपर है, धारा नीचे है, दोनों ही अदिश राशियां हैं। तो अब अगर हम राशि की बात करें कि अन्योन्य प्रेरण कैसी राशि है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सदिश या अदिश? आंसर है अदिश। एक अदिश में दूसरी अदिश का भाग लगा रहे हैं, ये भी अदिश है और ये भी अदिश है। फिर मात्रक क्या होगा? देखिए, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हमने लिखा था हेनरी। मैंने आपको फाइनली ये बोला था कि आपको हेनरी ही लिख के आना है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं इसका मात्रक बच्चों? हेनरी, क्योंकि है तो वही चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा का ही कॉन्सेप्ट है। आप इसको और क्या लिख सकते हैं? वेबर प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं, या फिर वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये इतना इनफ है। विमा, तो जो स्वप्रेरकत्व की विमा होगी वही इसकी विमा होगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स ऊपर है, धारा नीचे है। उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स ऊपर था, धारा नीचे था, तो विमा तो वही रहेगी। विमा को थोड़ी लेना देना है कि कौन सा चुंबकीय फ्लक्स है, कौन सी धारा है। उसे तो सिर्फ इतना ही लेना देना है कि चुंबकीय फ्लक्स बटा धारा है, दोनों में ही वही फॉर्मूला है। ठीक, तो हमने बोला विमा भी वही होगी जो स्वप्रेरण गुणांक की होगी। स्वप्रेरण गुणांक की विमा कितनी? तो m1 l2 t-2 a-2। मेरे हिसाब से यही है, आप और एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, विमा सही होनी चाहिए, कुल मिलाकर के एक बार के लिए चेक कर लीजिएगा बच्चों, वैसे होनी यही चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद में जैसे वहाँ पर एक डेरिवेशन था कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, वैसे ही यहाँ पर भी एक डेरिवेशन है। क्या भाई? दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, आज का ये लास्ट डेरिवेशन होगा देखा जाए तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। ये तो उतार ही लिया होगा। हेनरी को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान में रखें। चलिए, तो अब हमारे पास में टॉपिक है दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। समाक्षीय, जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने डायग्राम बनाया था वो भी समाक्षीय ही था। यहाँ पर हम और कैसे देख सकते हैं, तो आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं। देखो, एक डायग्राम आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों? उस डायग्राम में आप देखेंगे कि अक्ष दोनों का सेम है, लिखा हुआ है एक्सिस। ठीक है, और उसके अंदर आपको दो बेलन जैसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक बड़ा बेलन है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 लिख रखा है, एक छोटा सा बेलन दिखाई दे रहा होगा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 दिख रहा होगा, है ऐसा? अब गौर कीजिए, उस a1 वाले पर भी तार लपेटे हुए हैं और उस a2 वाले पर भी क्या लपेटे हुए हैं? तार लपेटे हुए हैं। वो जो a1 वाला था ना, बड़ा वाला, उसमें फेरों की संख्या n1 है। वो पहली परिनालिका है जिसकी लंबाई नीचे दे रखी है l है, और उसमें फेरों की संख्या कितनी है बच्चों? n1 है। जबकि दूसरी परिनालिका छोटी वाली है ना? उस छोटी वाली परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है? n2 है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a2 है। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे हम।
है ना। तो डायग्राम वो बनाने की वैसे इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, बिना डायग्राम के भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। हम क्या करने वाले हैं, पहली में धारा बहाएंगे और दूसरी के अंदर हमें क्या देखना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखना है दोनों के मध्य। तो देखो काम करने का तरीका लास्ट वैसा का वैसा ही है, चुंबकीय फ्लक्स निकालो, है ना। क्या होता है बच्चों, m इज टू, फॉर्मूला क्या था, φ2 में भाग लगेगा किसका, I1 का। तो द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो आंसर है द्वितीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र और द्वितीय कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। और उसमें भाग किसका लगेगा, I1 का। लेकिन ये समझो कि द्वितीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र आया कहाँ से, द्वितीय कुंडली में तो हम कोई धारा ही नहीं बहा रहे, तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र किसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहली कुंडली का। पहली कुंडली का जितना चुंबकीय क्षेत्र है वो सारा का सारा कहाँ से गुजरेगा, द्वितीय कुंडली से गुजरेगा। आप देख लो ऐसा कैसा परिनालिका में हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ी परिनालिका है ये, जिसमें फेरों की संख्या ऐसा ऐसा, ठीक है, और एक छोटी परिनालिका भी है, उसमें भी फेरों की संख्या आपको दिखाई देगी। हमें क्या बताना है बच्चों, इस पहली परिनालिका में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहली का चुंबकीय क्षेत्र ही किससे गुजरेगा, दूसरी से गुजरेगा, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, जब हम द्वितीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं ना, वो किसके कारण बना है, पहली कुंडली के कारण बना हुआ है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है बच्चों, पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि पहली कुंडली में ही हमने धारा बहाई थी, द्वितीयक में तो हम उत्पन्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, वो बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। देखिए तो काम करने का तरीका, सबसे पहले बोलेंगे कि माना दो परिनालिकाएं S1 तथा S2 हैं। S का मतलब सोलेनॉइड हो गया, परिनालिका को सोलेनॉइड बोलते हैं, जिनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 तथा A2 है। क्रमशः लगा दीजिएगा, क्रमशः A1 तथा A2 है। एवं इनमें N1 तथा N2 फेरे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहली परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे। परिनालिका S1 में I1 धारा प्रवाहित कराने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सभी को पता है परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों, सभी को पता है क्या भाई, μ0 Ni। चूंकि पहली परिनालिका है तो फिर स्मॉल n1 और उसमें धारा कितनी, I1। फिर इसे लिखेंगे μ0, पहली परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N1, परिनालिका की लंबाई स्मॉल l, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, I1, समीकरण नंबर 1। और यही चुंबकीय क्षेत्र किससे गुजर रहा है या किससे संबंधित है, आंसर है दूसरी से, ये ध्यान में रखिएगा। फिर हम ये लाइन लिखते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र
B1 द्वितीयक परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स φ2 उत्पन्न करता है। यह इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण φ2 चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से गुजरता है। अतः सबसे पहले तो एक फेरे से और उसके बाद में सभी फेरों से। अतः S2 के एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, आप सभी को पता है एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, φ1 होता है, और वो क्या होता है, B × A। चूंकि दूसरी कुंडली है इसलिए दूसरी का ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लोगे, और चुंबकीय क्षेत्र किसका, पहली का, क्योंकि वही जनरेट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो था एक फेरे के कारण। अब द्वितीयक में फेरों की संख्या कितनी है, आंसर है N2। देखो लिख रखा है अपन ने, है ना। तो हमने अब क्या लिखना है, अतः द्वितीयक परिनालिका S2 के N2 फेरों से संबंधित क्या बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, φ होगा, और φ बराबर क्या होगा, N2 × φ1। यही तो होगा, जो एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स था उसे किससे गुणा कर देना है, कुल फेरों की संख्या से गुणा कर देना है। देखो अब बच्चों N2 ऐसा का ऐसा, और φ1 का मान उठा करके रखो B1A2। ठीक है ये बात। चलिए B1 का मान आप सभी को पता है, समीकरण नंबर 1 से B1 का मान रखने पर समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर, हाँ भाई, φ1 बराबर हो जाएगा N2 तो लिखा हुआ था। फिर B1 का मान देखो कितना दे रखा है, μ0 N1/L × I1, ये हो गया B1। फिर उसको गुणा करना है किससे, A2 से। डन हो गया, ये आ गया। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स φ है, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है जो कि दूसरी परिनालिका से संबंधित है। अब अगर चुंबकीय फ्लक्स आ गया, और ये चुंबकीय फ्लक्स कौन सा, दूसरी का, जिसे हम φ2 ही कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम बोलेंगे, यहाँ पे मैंने और कहीं चुंबकीय फ्लक्स लिख रखा है, φ2, हाँ यहाँ पे लिख रखा है। ऑलराइट, अब देखो, अब हम बोलेंगे कि φ2 बराबर क्या होता है, MI1, है ना। ये किससे हमने बोलना है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से, या अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से। क्या भाई, हमें पता है φ2 बराबर क्या बच्चों, MI1। इसे दे दीजिएगा समीकरण नंबर 3 और इसे दे दीजिएगा समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 व 4 से क्या होगा बच्चों, वो देखो। तो हमने लिखना है φ2 की जगह मान रखो MI1 बराबर हो जाएगा N2 μ0
N1 बटा L I1 A2, I1 से I1 कैंसिल, M बराबर, अब इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, म्यू नॉट N1 N2 A2 बटा L। ये है क्या, दो परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, अब किस पे निर्भर कर रहा है, आंसर है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्या पर। ठीक है, ध्यान में रख लेना, अगर पूछ भी ले कि किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य या किन्हीं दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जब हम बात करें परिनालिका की तो आपको बस लैंग्वेज ही थोड़ी सी चेंज करनी है, दोनों परिनालिकाओं में उपस्थित फेरों की संख्या पर, द्वितीयक परिनालिका के क्षेत्रफल पर, तथा दोनों परिनालिकाओं के मध्य माध्यम पर। अगर माध्यम होता तो म्यू नॉट के साथ में और क्या लगा देते, म्यू आर ओ लगा देते, लगाते नहीं लगाते, है ना। मैं लिख दूं माध्यम में, ये कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के साथ में म्यू आर और आ जाएगा, N1 N2 A बटा L। इस म्यू नॉट इंटू म्यू आर को क्या लिखते हैं बच्चों, म्यू लिखते हैं, फिर N1 N2 A2 बटा L लिख सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, परिनालिकाओं के लिए फेरों की संख्या पर, दोनों परिनालिकाओं में, दूसरी परिनालिका के क्षेत्रफल पर, पहली के नहीं, दूसरी परिनालिका के क्षेत्रफल पर, तथा दोनों के मध्य माध्यम पर। ठीक है, अब अगर कुंडली के लिए पूछे तो आप क्या लिखोगे, पहली और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या पर, दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल पर, तथा दोनों कुंडलियों के मध्य माध्यम पर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख करके आना है, परिनालिका है तो परिनालिका डाल दो और कुंडली है तो कुंडली को लिख दो, बस इतना ही तो करना था। ठीक, और अगर सिंपली ऐसा पूछ ले कि अन्योन्य प्रेरण किसके ऊपर निर्भर करता है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक किन दो कुंडलियों के मध्य किस पे निर्भर करता है, तो फिर आपको वही जो मैंने अभी बोला, फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल और माध्यम पर। ठीक, एक और चीज़ है जो इस फॉर्मूले में नहीं आती, वो समाक्षीय के लिए नहीं, समाक्षीय में तो एक ही अक्ष होता है तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसा अपन ने डायग्राम बनाया, एक परिनालिका इधर है दूसरी परिनालिका इधर है, या फिर एक कुंडली इस तरफ है दूसरी कुंडली इस तरफ है, तो क्या होगा बच्चों, जितना पहली कुंडली चुंबकीय फ्लक्स बना रही है क्या वो सारा का सारा दूसरी से गुजर जाएगा, आंसर है नहीं, थोड़ा बहुत क्या होगा, लीकेज होगा। हम बोलते हैं कि अगर दोनों कुंडलियाँ पास पास हैं तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों कुंडलियाँ दूर दूर हैं तो फिर क्या होगा, आंसर है चुंबकीय फ्लक्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और अगर चुंबकीय फ्लक्स ही कम हो गया तो फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है कौन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, कुंडलियों के मध्य दूरी ज़्यादा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कम हो जाएगा, कुंडलियों के मध्य दूरी कम है, पास पास हैं कुंडलियाँ, तो फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये ध्यान में रखना, पैटर्न वही है जैसा आपने किस में यूज़ किया था, स्वप्रेरण गुणांक में यूज़ किया था, है ना। बस यहाँ पर L की जगह हम क्या लिखने लग जाते हैं, M लिखने लग जाते हैं, और लगभग पैटर्न वैसा का वैसा ही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है जो आपकी बुक में भी है। ये सवाल कुछ ऐसा है, अन्योन्य प्रेरण से संबंधित नहीं है, ये सवाल स्वप्रेरण से संबंधित है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण जो है वह जड़त्व की भांति कार्य करता है। इसे अगर मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन ही देखूं, ये बोर्ड का सवाल है ये बात, और ध्यान में रखिएगा हमारी बुक के अंदर इंडिकेट किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं क्यों। ठीक है, सवाल क्या है, स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं क्यों। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है कि जड़त्व क्या चीज़ है, ये समझिए। जड़त्व क्या भाई, आपने गतिकी में पढ़ा था जड़त्व को, क्या भाई,
कि जड़त्व किसी पिंड विशेष का वह गुण है जो कि इस पिंड की स्थिति में परिवर्तन अथवा गति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब जड़त्व के कारण ही वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, लेकिन वो परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। मतलब अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, वो गति में नहीं आना चाहेगी। बात समझ रहे हो? तो जड़त्व वो गुण है जो कि कुल मिलाकर के परिवर्तन का विरोध करता है, या तो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा या फिर गति में परिवर्तन का विरोध करेगा। ऐसा का ऐसा स्वप्रेरण समझो ना बच्चों। स्वप्रेरण में क्या हो रहा है वो समझिए। स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा बह रही थी वो मूल धारा का क्या कर रही थी बच्चों, उससे इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही थी कि उसका विरोध कर रही हो। जब मूल धारा बढ़ती है, समझना, जब मूल धारा बढ़ती है तो प्रेरित धारा मूल धारा के विपरीत दिशा में, और जब मूल धारा घटती है तो फिर प्रेरित धारा मूल धारा की दिशा में होती है। स्वप्रेरण में ऐसा ही था क्या? याद आ रहा है ऐसा अपन ने? ओके, देखो क्या हो रहा है। स्वप्रेरण के अंदर अगर इससे बहने वाली जो धारा है वो क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, तो फिर जो प्रेरित धारा है ना वो ऐसे बहती है विपरीत दिशा में, ठीक। लेकिन अगर इससे बहने वाली धारा क्या हो रही हो, घट रही हो, तो फिर प्रेरित धारा इसी की दिशा में बहती है। ऐसे ही बताया था, ठीक। आप देखेंगे कि ये धारा में परिवर्तन का विरोध कर रही है। धारा बढ़ रही है तो घटाने की कोशिश, और अगर धारा घट रही है तो बढ़ाने की कोशिश। कौन? स्वप्रेरण, ठीक है। तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण है वो उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कुल मिलाकर के ये भी स्वप्रेरण भी क्या कर रहा है, परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ऐसा ही तो है, दोनों केस में विरोध ही तो हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विद्युत का जड़त्व बोलते हैं। तो आंसर समझिए आपको क्या लिखना है। आपको पहले जड़त्व को परिभाषित करना है, तो आप लिखेंगे जिस प्रकार गतिकी में किसी पिंड का जड़त्व उस पिंड का वह गुण होता है जो पिंड की स्थिति एवं उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात जड़त्व के कारण ही पिंड अगर स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करता है और गतिमान है तो गतिमान रहने का प्रयास करता है। चलिए इस लाइन को कट कर देते हैं, इतना ही लिखें कि किसी पिंड का जड़त्व वह गुण है जिसके कारण पिंड अपनी स्थिर अवस्था को ही बनाए रखता है अथवा गतिमान अवस्था को ही बनाए रखता है। या फिर आप ऐसा लिखेंगे कि स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है तथा गति में परिवर्तन का विरोध करता है। उसी तरीके से वैद्युतिकी में किसी कुंडली का स्वप्रेरण, ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण उस कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विद्युत का जड़त्व कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिस प्रकार गतिकी में किसी पिंड का जड़त्व उसकी स्थिति में परिवर्तन अथवा गति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी प्रकार वैद्युतिकी में किसी कुंडली का स्वप्रेरण उस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। अतः इसे विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 नंबर का सवाल था और बोर्ड का सवाल था। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के थियोरेटिकली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका दिमाग जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है, तो अपने दिमाग को स्थिर रखिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूलों को देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, ताकि आप आसानी से सवाल कर पाएँ, है ना। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियोस को देखना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से खाना खाना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।